नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। पानी से ऊर्जा और फसलों के अवशेष से ईंधन विकसित करने की तकनीक, इसके अलावा आज के अंक में चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साल 2016 में हासिल की गई विश्व स्तर की उपलब्धियों की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। CSIR NPL के वैज्ञानिकों का ताजा शोध, विकसित किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल। फसलों के अवशेष से ईंधन बनाने की तकनीक प्रदूषण कम करने में है मददगार। दिल्ली में आयोजित हुई सेपी की दूसरी बैठक, कई देश के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। नहीं रहे जाने माने पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा, 68 साल की आयु में कहा दुनिया को अलविदा। और खोज खबर में जानेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैसा रहा साल 2016, डालेंगे नजर वैश्विक स्तर की उपलब्धियों पर। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में आज पानी को लेकर काफी शोध जारी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में पानी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो सकेगा। इसी कड़ी में CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने पानी से ऊर्जा उत्पन्न करने की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म छिद्रों वाले एक पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल बनाया है, जिसका इस्तेमाल छोटी टॉर्च, लाइट और घड़ियों में भी किया जा सकता है। दुनिया ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की ओर तेजी से बढ़ रही है। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए वायु, सौर और बहते पानी जैसे कई साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन स्रोतों की अपनी सीमाएं, मसलन लगातार उपलब्धता का अभाव और पेचीदगी भरी भारी इंजीनियरिंग। ऐसी स्थिति में क्या ही अच्छा हो अगर आसानी से उपलब्ध पानी को ऊर्जा उत्पादन का जरिया बनाया जाए। जी हां, अब CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। नई तकनीकी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल या HEC कहते हैं, जिसमें कमरे के सामान्य तापमान पर बिना किसी ऊर्जा या रसायन का इस्तेमाल किए पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। शोधकर्ताओं की इस टीम के अगुवा हैं डॉक्टर RK कोटनाला और डॉक्टर ज्योति शाह। ये ग्रीन एनर्जी सोर्स है, क्योंकि इस पर ना तो हम कोई एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई अल्कली इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल को यदि हम एक से ज़्यादा, जैसे हमें एक LED जलाने के लिए 3.4 वोल्ट चाहिए, तो हम इस पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं और उसको सीरीज में जोड़ने से हम LED जला लेते हैं। इस मटेरियल को सिरेमिक मेथड से बनाया गया है। इस मटेरियल को हम पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट और 20% लिथियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड को मिक्स करके प्री सिंटरिंग करते हैं 800 पे। फिर उसके बाद हम उस पाउडर को फिर हम एक शेप देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप है। उसके बाद हमने और बड़े सेल्स को बनाया है तो इसको सर्कुलर शेप दिया है और फिर इन पैलेट्स को बना के हमने इस पर सिल्वर की कैथोड की पैटर्निंग की है। टीम ने पानी को हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन नाम के 2 आवेशित कणों में विभाजित करने के लिए नैनोपोरस मैग्नीशियम फेराइट का इस्तेमाल किया। इसके बाद टीम ने बिजली उत्पादन के लिए एक सेल बनाया, जिसके लिए चांदी और जस्ते का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीकी में विशेष रूप से डिजाइन किए गए मैग्नीशियम फेराइट से उत्पन्न नैनोपोरस सामग्री बिना किसी बाहरी दबाव के कमरे के तापमान पर पानी को विभाजित कर सकती है और कम मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर बिजली पैदा कर सकती है। टीम के मुताबिक इस तकनीकी में कुछ मिलीलीटर पानी से 82 मिली एम्पियर और 0.98 वोल्ट की बिजली पैदा की जा सकती है। इतनी बिजली कुछ LED बल्ब और एक मिनिएचर पंखे को चलाने के लिए पर्याप्त है। ये शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनर्जी रिसर्च में छपा है।
फसलों की कटाई के बाद काफी मात्रा में अवशेष बच जाता है, जिसे किसान अक्सर जला देते हैं। नतीजतन इससे काफी मात्रा में प्रदूषण फैलता है, जो चिंता का भी विषय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फसलों के अवशेष को ईंधन के नए रूप में बदलने की तकनीक विकसित की गई है। इस तकनीक के माध्यम से बड़ी मात्रा में बायोमास को छोटे छोटे पैलेट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। ये पैलेट्स न सिर्फ काफी उपयोगी हैं, बल्कि इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता। लकड़ी, गोबर, कोयला और कृषि अवशेष, ये हैं ऊर्जा के कुछ पारंपरिक स्रोत। दुनिया भर में और खासकर ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा का जो स्रोत सबसे प्रचलित स्रोतों में एक है, वो है बायोमास, जो पौधों और जानवरों के अवशेषों से तैयार होता है। लेकिन बायोमास के साथ जुड़ा है भारी मात्रा में धुआं, कार्बन और प्रदूषण। लिहाजा पर्यावरण के लिहाज से बायोमास को ऊर्जा स्रोत के रूप में सही नहीं माना जाता। लेकिन अब एक ऐसी तकनीकी विकसित की गई है जिसमें बायोमास से उत्पन्न बायोगैस बेहद कम प्रदूषण उत्सर्जित करता है। नई तकनीकी को ब्रिकेटिंग या पैलेटाइजिंग कहते हैं, जो बायोमास को संघनित कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है। लकड़ी, कोयला और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसका ये विकल्प है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने इकोनॉमी में, और जहाँ पे भी एनर्जी या ताप ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जो बायोमास, जो हमें फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमास, जो डिफरेंट उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमें नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें मिलते हैं जो फील्ड के अंदर, कुछ स्ट्रॉ की फॉर्म में, कुछ डस्ट की फॉर्म में, तो उन सबको हम इस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करके हम इससे एक स्टैंडर्ड फ्यूल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कृषि अवशेषों में मौजूद लिग्निन को प्लास्टिसाइज किया जाता है। बायोमास को उच्च दबाव और तापमान पर यांत्रिक रूप से संघनित किया जाता है और बायोमास को वांछित आकार और लंबाई चौड़ाई दी जाती है। इस प्रक्रिया में प्रति मीटर क्यूब 150 से 200 किलो की सामग्री संघनित होकर 900 से 1300 किलो प्रति क्यूबिक मीटर हो जाती है। प्रक्रिया के दौरान ये पूरी तरह जलते हैं और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। लिहाजा पर्यावरण को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचता है और ग्लोबल वार्मिंग में कम योगदान होता है। स्पष्ट है कि जंगल और कृषि अवशेषों की ब्रिकेटिंग और पैलेटाइजिंग का सही प्रबंधन किया जाए तो ये ऊर्जा उत्पादन का विशाल उद्योग बन सके, जिनसे रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे और भारी मात्रा में टिकाऊ ऊर्जा का उत्पादन होगा। जीका हो या फिर इबोला, ऐसी कई घातक बीमारियों का सामना विश्व को करना पड़ रहा है। इन जानलेवा बीमारियों को खत्म करने और इनके लिए जरूरी शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ही द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशंस यानी कि सेपी की स्थापना की गई है, जिसके तहत दुनिया भर के कई देश मिलकर स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दों पर काम करते हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली में सेपी की दूसरी अंतरिम बैठक का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम में बदलाव, संक्रमण का तेजी से फैलना और अनियमित जीवन शैली, पर्यावरण की चिंताजनक हालत के कारण काबू में आ चुकी महामारियों का फिर से बेकाबू होने का दौर जुड़ गया है। हाल के सालों में जीका, एवियन फ्लू और इबोला जैसी महामारियों ने दुनिया भर में आतंक फैला दिया। जब भी कोई महामारी सिर उठाती है तो सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर पड़ता है, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी चुनौती बनी हुई है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नई नीतियां बनाने और सहयोग की आवश्यकता है, जिन्हें पूरा करने के लिए कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन या संक्षेप में CEPI का गठन किया गया है। DBT इस संगठन की अगुवाई कर रहा है। हाल में CEPI की दूसरी बैठक और अंतरिम बोर्ड का उद्घाटन नई दिल्ली में विज्ञान, तकनीकी
और भूविज्ञान मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। बैठक में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका से बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में प्राथमिकता वाले रोगों, भविष्य की योजनाओं और CEPI का स्थायी सचिवालय बनाने पर विचार किया गया। CEPI का गठन 31 अगस्त 2016 को लंदन में किया गया था और CEPI के महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले अंतरिम बोर्ड की अध्यक्षता फिलहाल TBT सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन कर रहे हैं। CEPI की योजना है संक्रामक महामारियों से बचाव और रोकथाम के लिए नई वैक्सीन के विकास को आर्थिक सहायता और सहयोग देना। CEPI में भारत के सहयोग से देश में नई वैक्सीन बनाने के मौके उपलब्ध होने की, उन वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने की और वैक्सीन उद्योग में प्रतिस्पर्धा स्थापित होने की उम्मीद है। पर्यावरण को लेकर बहस तो खूब होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी ही संजीदगी से पर्यावरण के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसे ही एक शख्स थे अनुपम मिश्रा, जिन्होंने अपनी किताबों, लेख और पत्रकारिता के माध्यम से पर्यावरण और खासकर जल संरक्षण के क्षेत्र में अहम योगदान दिए। हाल ही में 19 दिसंबर को अनुपम मिश्रा का देहांत हो गया। वो पिछले 1 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। आइए नजर डालते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में अनुपम मिश्रा के योगदानों पर। हमारे देश में बहुत सारा टैलेंट है, तो उस टैलेंट को मैं हिंदी में कहूँगा कि वो भूषण है। तो वो भूषण हम सब लोग अपने अपने समाज में पहचान सकें, देख सकें और उससे प्रेरणा लेके जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं तो वो हम लोग कर सकें। ये आवाज है जाने माने पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा जी, एक ऐसी शख्सियत जिनके कई चेहरे थे। एक गांधीवादी विचारक, एक पर्यावरणविद, एक पत्रकार और एक लेखक, जिन्होंने पानी संरक्षण के लिए भारत की प्राचीन और पारंपरिक तरीकों को, खासकर बारिश के जल संरक्षण की पैरोकारी की। देश के मशहूर पर्यावरणविद अनुपम मिश्र दीर्घकालीन स्वच्छ जल प्रबंधन के लिए घरेलू पारंपरिक ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे। अपनी किताब आज भी खरे हैं तालाब में उन्होंने पारंपरिक तालाबों और जल प्रबंधन पर व्यापक शोध को कलमबद्ध किया, जिसका अनुवाद 19 भाषाओं में किया गया। ये पुस्तक आज भी जल संरक्षण के लिए काम कर रही कई गैर सरकारी संस्थाओं के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। उन्होंने 1980 में भारत के पहले पर्यावरण रिपोर्ट के लेखन में भी अहम योगदान दिया। जमनालाल बजाज पुरस्कार और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार जैसे कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अनुपम मिश्र गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली द्वैमासिक पत्रिका गांधी मार्ग के भी संपादक थे। अनुपम मिश्र अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक तौर तरीकों के अनुकूल जल और नदियों के संरक्षण पर उनका मार्गदर्शन आने वाले दिनों में इस दिशा में काम करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। बठिंडा का किला मुबारक गोविंदगढ़ के नाम से मशहूर, ईंट का बना देश का सबसे पुराना और ऊंचा किला। किले के पूर्वी और उत्तरी छोर पर हैं 2 प्रवेश द्वार। इन द्वारों पर फूल पत्तियों और कलाकृतियों से हुआ है खूबसूरत श्रृंगार। किले के अंदर है एक खूबसूरत गुरुद्वारा
और कई छोटे बड़े महल। इसी किले में दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को किया गया था कैद। 6ठी शताब्दी में बने इस किले में गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी किया था विश्राम। कुषाण वंश के शासनकाल में राजा देव ने कराया था किला मुबारक का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। आईआईटी बंबई के छात्रों के लिए उत्सव का समय है। प्रथम नाम के उनके पहले उपग्रह ने कुछ समय रुक जाने के बाद फिर से सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है। प्रथम को इसरो ने 26 सितंबर को अंतरिक्ष में भेजा था। नवंबर में इसने सिग्नल भेजना बंद कर दिया था, लेकिन 17 दिसंबर को फिर से सिग्नल मिलना शुरू हो गया। ये नैनो उपग्रह सुनामी की भविष्यवाणी और जीपीएस की गलतियों को दुरुस्त करता है। नई दिल्ली में हाल में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने सदस्य देशों से असंक्रामक बीमारियों से लड़ने में सहयोग की अपील की। ये सम्मेलन खास तौर से असंक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए नई तकनीकियां विकसित करने पर केंद्रित था। ब्रिक्स के सदस्य देश तपेदिक से लड़ने के लिए एक सहयोग योजना, तपेदिक पर शोध के लिए एक ब्रिक्स नेटवर्क और तपेदिक, HIV और मलेरिया जैसी बीमारियों के निदान के लिए संयुक्त प्रयासों पर एकमत हुए। विश्व की जैव विविधता में नया अध्याय जोड़ते हुए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने उत्तरी थाईलैंड के ग्रेटर मेकोंग क्षेत्र में 163 नई प्रजातियां खोज निकाली हैं। इनमें अन्य प्रजातियों के अलावा इंद्रधनुष जैसे सिर वाला सांप, ड्रैगन की तरह गिरगिट, पीली त्वचा वाली छिपकली और केले की एक दुर्लभ प्रजाति शामिल है। सालों से इकट्ठा किए गए रिकॉर्ड के आधार पर ये साफ हो गया है कि साल 2016 अब तक का सबसे गर्म साल था। ये ऐलान विश्व मौसम विभाग ने किया, जिसका कहना था कि पिछले कुछ सालों से वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड ने नया रिकॉर्ड बनाया। समुद्री तापमान सबसे अधिक रहने का रिकॉर्ड बना, जिसके कारण कोरल रीफ, बाढ़, लू और चक्रवात का बोलबाला रहा। आर्कटिक सागर में बर्फ की मात्रा कम रही और यहाँ का तापमान पिछले सालों की तुलना में अधिक रहा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेशक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, लेकिन शोधकर्ताओं की एक टीम ने ड्वार्फ उपग्रह सेरस पर बर्फ होने की पुष्टि की है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन में प्रस्तुत किए गए डेटा में बताया गया कि सेरस में पाए गए छिद्र युक्त चट्टानों के छिद्रों में बर्फ जमा होने की संभावना है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज हो या फिर बृहस्पति तक पहुंचने वाला जूनो, नई दवाओं पर शोध हो या फिर अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों का खुलासा हो, साल 2016 में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने अपने शोध के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई अहम सफलताएं हासिल की। इसके अलावा भी वैज्ञानिक भविष्य की योजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के अपने इस सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साल 2016 में वैश्विक स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियों की। कई उपलब्धियों और कुछ समस्याओं के साथ साल 2016 खत्म होने की कगार पर है। फिर भी कहना बेजा नहीं होगा कि 2016 ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। ये तय है कि 2016 में हासिल की गई वैज्ञानिक उपलब्धियां दुनिया में ज्ञान और समझ के दायरे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगी। एक नजर डालते हैं इस साल हासिल किए गए कुछ अहम मुकामों पर। साल की शुरुआत हुई एक अनूठे और लगभग दोष रहित 3D प्रिंट तकनीकी से, जिसे कैलिफोर्निया के मालिबू में HRL लैबोरेटरीज के शोधकर्ताओं ने तैयार किया।
सभी जानते हैं कि पानी इंसानों के वजूद के लिए सबसे जरूरी संसाधनों में एक है, लेकिन इस रूप में नहीं कि समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता रहे और पूरी दुनिया के डूबने की आशंका होने लगे। समुद्री पानी के स्तर पर नजर रखने के लिए नासा ने जेसन 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा, जो समुद्र का निरीक्षण कर रहा है और अल नीनो और ला नीना जैसे समुद्री चक्रवातों की भविष्यवाणी करने में मददगार है। फरवरी महीने की शुरुआत हुई बायोमेडिकल विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण ऐलान से, जब यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों की एक टीम ने CRISPR Cas9 और संबंधित तकनीकी का इस्तेमाल कर आनुवांशिक रूप से परिवर्धित इंसानों का भ्रूण तैयार किया। इस प्रयोग पर भारी विवाद हुआ। विरोधियों ने इसके नुकसानदेह अंजाम की चेतावनी दी, जबकि शोध के पैरोकारों ने स्वास्थ्य सुविधा में फायदे का हवाला दिया। इस खोज को अगर सदी का सबसे महत्वपूर्ण खोज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो खोज भी इसी महीने अंजाम तक पहुंची। लीगो, वर्गो और जियो 600 के वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज का ऐलान किया। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की मौजूदगी की भविष्यवाणी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत में पहले ही कर दी थी। स्वास्थ्य जगत में इस महीने सियाटल के फ्रेड हचिनसन कैंसर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए टी कोशिकाओं के सफल इस्तेमाल की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयोग के दौरान अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के 94% रोगियों के मर्ज के लक्षण पूरी तरह खत्म हो गए। मार्च में गूगल की डीप माइंड अल्फागो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सियोल में आयोजित गो गेम्स में दक्षिण कोरिया के ली सेडोल को हरा दिया। मार्च महीने में जीनोमिक्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जब क्रेग वेंटर की टीम ने न्यूनतम बैक्टीरियल जीनोम के संश्लेषण का ऐलान किया। इसमें जिंदगी के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण जीन्स ही मौजूद थे। अप्रैल महीने में अति सूक्ष्म सुरंगनुमा रास्ते में पानी के अणुओं के प्रवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, जब नैनो सुरंग से गुजरते हुए पानी के अणु एक चक्र के चारों ओर अस्थिर हो जाते हैं और एक असामान्य दोहरे शीर्ष का आकार पकड़ लेते हैं। मई का महीना अंतरिक्ष से जुड़े खोजों के नाम रहा। अंतरिक्ष यात्रियों ने धरती से सिर्फ 40 लाइट ईयर दूर एक अल्ट्रा कूल ब्राउन ड्वार्फ तारा खोज निकाला, जो धरती के समान रिहाइश के माकूल था। जून में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने पीरियोडिक टेबल में 4 नए तत्वों का नाम शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिन्हें आधिकारिक रूप से निहोनियम, मॉस्कोवियम, टेनेसाइन, ऑर्गानेसन के नाम से स्वीकार कर लिया गया। जुलाई में नासा का पहला जूनो उपग्रह बृहस्पति पहुंचा। इसी महीने विशाल हैड्रॉन कोलाइडर में शोधकर्ताओं ने एक टेट्रा क्वार्क परिवार के बारे में जानकारी दी। अगस्त महीने में अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रॉक्सिमा बी की खोज की, जो धरती के आकार का सूर्य के सबसे निकटवर्ती रेड ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के रिहायशी जोन में स्थित है। सितंबर, ये महीना विवादों का भी महीना रहा, जब न्यूयॉर्क के न्यू होप फर्टिलिटी सेंटर ने 3 माता पिताओं की तकनीकी के जरिए पहला बच्चा पैदा करने का दावा किया। अक्टूबर में एक दिलचस्प नई तकनीकी में एनर्जीज लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने 1 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर के काम करने का तरीका दिखलाया। नवंबर में अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा के मार्स रिकॉनेजेंस उपग्रह ने मार्स की सतह के नीचे बर्फ का एक विशाल टुकड़ा खोज निकाला। मार्स के इस क्षेत्र को यूटोपिया प्लानिशिया कहते हैं। दिसंबर में अब तक की प्रमुख खोजों में हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने आरएनए की गांठ और झुर्रियों के बीच रिश्ता खोज निकाला है। उधर यूसी बर्कली के शोधकर्ताओं ने साल्टो नाम का एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो दीवार फांद सकता है। साल का अंत हो रहा है और नए साल की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। उम्मीद है कि नए साल में भी कई नए महत्वपूर्ण शोध सामने आएंगे।
तो ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और सलाह हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी की ताज़ा खबरों के साथ अगले हफ्ते होंगे एक बार फिर से हाजिर। नमस्कार।